नमल बाय निमरा अहमद। हर एक कदम अजलता, हर एक काम जिंदगी, हम घूम फिर के कूचाए कातिल से आए हैं। कारदार कसर पर वो एतवार मामूल की चुस्ती और गहमा गहमी के साथ तुलू हुई थी। सादी ने नीचे चार दीवारी पर हॉर्न दिया। उसे देखकर गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया। कार मखसूस चेक पोस्ट से गुजर कर आगे आई। ढलान अबूर की और वो रहा सामने ऊंचा महल और उसके अकब में छोटी सी इनक्सी। वो कार इस रविश पे आगे ले गया जो ऊंचे नीचे सब्दे के दरमियान से गुजर कर इनक्सी तक जाती थी। दफातन उसने रफ्तार आहिस्ता कर दी। हाशिम की अकबी बालकनी का मंजर सामने आया। वो नीचे सब्जे पे खड़ा था और ट्राउज़र और आधी आस्तीन की टी शर्ट में हंसते हुए झुककर अपने पालतू लेबारडार के कुत्ते के बालों को सहला रहा था। साथ ही बेख्तार हंसती पुरजोश सी सोनिया खड़ी थी। वो दोनों मध्यम आवाज में बातें करते हंसते जा रहे थे। गाड़ी की आवाज पे हाशिम ने सर उठाया। एक नज़र ड्राइविंग सीट पर बैठे सादी को देखा, दूसरी कार के रुख पर डाली। मतलब वो इनेक्सी जा रहा था। फिर मुस्कुराकर सीधा हुआ, हल्का सा हाथ हिलाया। सादी ने जवाब में बिना मुस्कुराए दायां हाथ उठाया, पेशानी के करीब ले जाकर सर को खम दिया। खामोश सलाम अदब पहला करीना है दुश्मनी के करीनों में। और कार आगे ले गया। हाशिम सरती मुस्कुराहट से उसे दूर जाता देखता रहा। फिर सर झटक कर सोनिया की तरफ मुतवज्जा हो गया जो उसे कुछ कह रही थी। सादी ने कार इनक्सी के करीब खड़ी की, पीछे देखे बगैर बरामदे में आया। बेल दबाई, बिजली नहीं थी, तभी घंटी नहीं बजी। उसने दरवाज़ा खटखटाया, जवाब नादारुद। उसने इंतज़ार नहीं किया, चाबी उसके पास थी। फारिस ने जेल के ज़माने से उसे दे रखी थी। अंदर आया तो घर खामोश खड़ा था। वो कदरे हैरान सा एक कमरे से दूसरे कमरे तक गया। बाहर फारिस की कार तो खड़ी थी। फिर इधर हूँ नीचे, फारिस की आवाज़ आई तो वो चौंका। फिर गहरी सांस लेकर बेसमेंट की तरफ जाती सीढ़ियों तक आया। नीचे पूरे घर के रकबे जितना बड़ा सा कमरा था जिसमें बड़े बड़े सतून थे। इर्द गिर्द काठ कबाड़, पुराना फ्रीजर, गाड़ी का सामान वगैरह रखा था। एक दीवार पे खाली रैक्स थे। यहाँ किसी ज़माने में फारस की पिस्तौलों और बंदूकों की कलेक्शन हुआ करती थी। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो सब ले गई, कुछ भी वापस नहीं किया। सादी जीने उतरता तहखाने के फर्श तक आया। अंदर सफ़ेद बल्ब जल रहे थे, फिर भी रोशनी कम लगती थी। फारस दीवार से लगी मेज के आगे खड़ा था। सादी की तरफ पुश्त थी, सर झुकाकर मुंह में कुछ चबाता, कुछ कागजात उलट पुलट कर रहा था। मगर सादी ने उसे नहीं देखा। वो मेज के पीछे मौजूद दीवार को देखता कदम कदम आगे आया। वहाँ कोई बोर्ड वगैरह ना था। दीवार पर ही तस्वीर, कागजात, किंग्स वगैरह चिपका किए हुए थे। ऊपर नीचे दाएं बाएं ये जमर की दीवार से ज़्यादा भरी हुई थी। सादी के अबरू फिक्रमंदी से इकट्ठे हुए। ज़रा खफकी से रुख फेर कर उसे देखा। तो आप 2 हफ्ते से ये कर रहे थे? कोई एतराज़? वो प्याले में रखी सौंफ के दाने उठाकर मुंह में रखता मुड़े बिना बोला, अभी तक सादी को नहीं देखा था। मगर आप कर क्या रहे हैं? वो उसके साथ आ खड़ा हुआ, आंखें सुकेड़ कर उसका दहाना रुख देखा। छोटे कटे बाल और संजीदगी से सुकड़ी सुनहरी जर्द आंखें जो अब दीवार पर जमी थी। जो सारी जिंदगी किया है तफ्तीश। वो सुर्ख मारकर लेकर दीवार तक गया, एक कटिंग चिपका की और मार्कर से ऊपर सवालिया निशान बनाया। फिर वापस मुड़कर सादी को संजीदगी से देखने लगा। तुम कैसे आए हो? मगर अब वो गर्दन मोड़कर मेज के किनारे पर रखे बैग को देख रहा था जिसमें उसकी ताज़ा ताज़ा मंगवाई गई गन्स थी और गोलियां। और ये सब कुछ देखते हुए सादी को गुस्सा आने लगा। वो इसकी बेगुनाही के सबूत देता थक गया और इधर आकर कोई ये सब देख ले तो क्या ये आपके पास लाइसेंस शुदा हैं? नापसंदीदगी से गन्स को देखकर उसने मशकूक नज़रों से फारिस का चेहरा देखा। नहीं, अगर गिरफ्तार करना है तो कर लो, तलखी से कहता वो मेज तक वापस आया और कागजात उठाकर दूसरी तरफ रखने लगा। सादी ने बेबसी से उसे देखा। 1.5 साल पहले मैं यही कह रहा था और कर रहा था, मगर ये तफ्तीश आपको कहीं नहीं लेकर जाएगी। इसके आगे बंद गली है। तो फिर तुम मुझे सिखा दो तफ्तीश कैसे करते हैं।
मैं सारी क्लासेस अटेंड करूँगा। नाक से मक्खी उड़ाता वो असल लिए बिना बोला। सादी उफ करके रह गया, फिर घूम कर उसके सामने आया। अगर आपको पता चल भी गया कि ये सब किसने किया है तो आपने ये असला इसलिए लिया है ना ताकि उसको जाकर गोली मार दें। तुम खून के बदले खून पर यकीन रखते हो? बिल्कुल रखता हूँ, मगर इंतकाम लेने के भी तरीक़े होते हैं। आप उसको मार देंगे, कल को उसके ख़ानदान वाले किसी और को मार देंगे, और ये साइकिल ऑफ रिवेंज कभी नहीं ख़त्म होगा। उसने फिक्रमंदी से समझाते हुए आहिस्ता से फारस की कोहनी थामी। मामू, हम उनको सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे, मगर कानूनी तरीके से, इस तरह नहीं। फारस तीखी आंखों से उसे देखता रहा। और इनमें कौन कौन शामिल है, ज़रा वजाहत करोगे? सादी ने कोहनी छोड़ दी, पीछे हुआ, थूक निकला, ज़रा सा शाने उचकाए। मुझे कैसे पता हो सकता है? यही तो पूछ रहा हूँ, जो तुम्हें पता है वो कैसे पता है? सादी ने ठहर ठहर कर नज़र मिलाए बिना दोबारा दीवार को देखते हुए जवाबन कहा, मैं जवाब देने से इनकार करता हूँ, इस बुनियाद पे कि मेरा जवाब मुझे मुर्तकब जुर्म साबित कर सकता है। ओह कम ऑन, तुम्हें ये इस्तासना कानूनी शहादत आर्टिकल 15 के तहत हासिल नहीं है, वगैरह वगैरह, मुझे पता है। वो मुस्कुराया। फारस ने वाकई अब्रू उठाकर ताज्जुब से उसे देखा। सादी ने कंधे उचकाए। जुमर फुप्पो का भतीजा हूँ आखिर, इतना कानून तो मुझे भी आता है। फारस के तासरात कदरे पथरा गए। वो संजीदा सा वापस मुड़ गया। सादी की मुस्कुराहट धीमी हुई। क्या हुआ? जो तुम्हारी फुप्पो ने मेरे साथ किया वो मैं नहीं भूला, इसलिए बेहतर है हम इस तरफ ना जाएं। चाय पियोगे? सादी का दिल बुरी तरह दुखा, मगर उसने लब खोलकर बंद कर लिए, फिर सर हिलाया। जी पीऊँगा, और कुर्सी खींच कर बैठ गया। ऊपर किचन में सामान रखा है, जाओ बना लो 2 कप, मेरे में चीनी न डालना। वो जो बैठ गया था, नाराज़गी से उसे देखा और बहुत अच्छा कहकर उठा और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फारस बदस्तूर गर्दन झुकाए कागजात खंगाल रहा था। इनेक्सी का किचन लाउंज से मुल्हक था, बिल्कुल ओपन। उसने सामान ढूंढा, चूल्हा जलाया, पानी में पत्ती गोया, झोंकी, फिर खिड़की को देखा। उस पर कोई पर्दा वगैरह न था। खिड़की के शीशों पर गिफ्ट पेपर लगाकर भोंडी सी बचत की गई थी, और ये तो सबको पता था कि नताशा एक इंतहाई फोहर लड़की थी। सादी ने खिड़की खोली तो सामने कसर का अगबी हिस्सा नुमाया था। हाशिम पालतू कुत्ते की तरफ बॉल उछाल रहा था और वो उसे मुंह में कैच करके सोनिया की तरफ भागता। सोनिया हंस हंस के दोहरी हो जाती। सादी के चेहरे पे जख्मी सा तासुर आया। उसने खिड़की बंद कर दी, जोर से ठक। 1 हफ्ता हो गया था हाशिम की वो फाइल्स लेकर भी बेबसी से वो बैठा था। उसे जल्द अज जल्द सबूत इकट्ठे करके हाशिम के पास जाना था, ताकि जुमर और फारस की आपस की गलतफहमी दूर हो जाए। जहन में आगे का लाहे अमल का तरतीब देता वो चाय बनाकर नीचे लाया तो फारस अपनी भरी दीवार को देख रहा था। निचला लब दांत से दबाए, आंखें सुकेड़ कर कुछ सोचता। ये आदमी, उसने इलियास फातमी की तस्वीर पे उंगली से दस्तक दी। ये वारिस का बॉस था और इसने वारिस से इस्तीफा मांगा था। हर बंद गली का सिरा इस शख्स तक जाता है। ये यकीनन कुछ न कुछ जानता है। उसने ताइदी नज़रों से सादी को देखा। उसने शाने उचकाए और कप फारिस की तरफ बढ़ा दिया। फारिस ने घूंट भरा, फिर बदमज़गी से उसे देखा। इसमें चीनी है। ओह मैं भूल गया, सॉरी। सादी ने मासूमियत से मादरत की, कुर्सी पर बैठा और अपने कप से घूंट घूंट भरने लगा। फारस ने उसे घूर कर सर झटका, फिर दोबारा दीवार को देखने लगा। वहाँ चिपका तस्वीर में ब्लैक एंड वाइट तस्वीर भी थी, फिर यकायक उनमें रंग भरने लगे। कोई कौस व कज़ा छाई और जर्द मौसम में बहार उतर आई। फारस बिल्कुल खामोश था, इन तस्वीर को देखता गया, यहाँ तक कि वो चलने फिरने लगी, गोया 4 साल पहले के मनाजिर अभी उसके आसपास पेश आ रहे हों। शहरे हवा में जलते रहना अंदेशों की चौखट पर, रात गए तक उलझे रहना बेमफहूम ख्यालों में। 4 साल कबल वारिस गाजी के कत्ल से 7 दिन के बाद कसरे कारदार के लिविंग रूम की ऊंची खिड़कियों से धूप छन कर अंदर आ रही थी। औरंगजेब कारदार बिगड़े तासुरात और खफा आंखों के साथ फ़ोन पे बात करके हटे और मोबाइल फेंकने के अंदाज में सोफे पर उछाला। टाई की नॉट ढीली की,
जब्त करते हुए सोफे के आगे 2-3 चक्कर में टहले। दफातन हील की टक टक आती सुनाई दी। औरंगजेब ने पलटकर खशमगीन निगाहों से देखा। राहदारी से जवाहरात चलती आ रही थी। बंद गले का सफ़ेद लंबा गाउन पहने, दुबली पतली स्मार्ट नौजवान और खूबसूरत सी, यकीनन अभी कहीं से लौटी थी। कोहनी पर अटका पर्स मुस्कुराते हुए मेज़ पर रखा और करीब आई। गुड इवनिंग। गाउन उसके गले पे लगे बटन को 2 उंगलियों से छेड़ती वो मीठी मुस्कुराहट के साथ औरंगजेब को देख रही थी। ये फारस के भाई के कत्ल का क्या चक्कर है? पुलिस मेरे घर क्यों आ रही है? वो सख्त नज़रों से उसे देखकर पूछने लगे। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे भांजे के सुतेले भाई का क्या चक्कर है, और ये कि पुलिस तुम्हारे घर की एनेक्सी में क्यों आ रही है? ओह सॉरी, वो तो तुम कई साल पहले अपने भांजे को दे चुके हो। जवाहरात, वो बज़ाहिर तैश से गुर्राए, मगर इस जाहिरियत में मुदाफाना सी झलक थी। बेफिक्र रहो, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग उसके भाई की खुदकुशी को कत्ल करार दे रहे हैं और इसका इल्ज़ाम फारिस पर लगा रहे हैं। ठीक है, फारिस कत्ल की रात पार्टी में नहीं था। वो नरमी से कहती आगे आई। कॉर्नर पर नस एक्वेरियम तक रुकी, गर्दन झुकाकर इसमें झांका। और ठीक है, वारिस का मोबाइल फारिस की कार से मिला है। 2 उंगलियों से एक्वेरियम का शीशा बजाया। मछलियों में हलचल सी मची। जवाहरात मुस्कुराए। और हाँ, वो रस्सी जिससे वारिस के हाथ पांव बांधे गए थे, वो भी इसके पास से ही मिली है। वो था भी फारिस का सुतेला भाई। मगर वो सीधी हुई, स्टैंड में रखे जार से खुराक की मुट्ठी भरी पानी के ऊपर खोल दी। सारे दाने पानी में गिर गए। मगर मैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे भांजे को गर्ल्स जमा करने का शौक़ है, इस्तेमाल करने का थोड़ी है। यकीनन वो एक खुदकुशी का होगी, ना कि कत्ल। वो दाना डालकर हाथ टिश्यू से साफ करती, चमकती आंखों के साथ मुस्कुराती हुई उसके सामने आई। है ना? और गुस्से से खौलते औरंगजेब इससे पहले कि मजीद कुछ कहते, वो उनको वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। तेज तेज चलती वो राहदारी में आगे आई तो मुस्कुराहट इस्तराब में तब्दील हुई। कंट्रोल रूम के दरवाजे को खोला तो अंदर मौजूद खावर और हाशिम दोनों चौंके। वो दरवाज़ा बंद करके हाशिम के सामने आ खड़ी हुई और सुलगती नज़रों से उसे घूरा। तुम्हारे बाप की कंपेन डिस्टर्ब हो रही है इस सब से, और वो खुश नहीं है। देख चुका हूँ। हाशिम ने बेजारी से दीवार पर नस्ब स्क्रीन्स में से एक की जानिब इशारा किया, जहाँ लाउंज के CCTV कैमरे की फुटेज चल रही थी, बिना आवाज़ के वीडियो। बाकी स्क्रीन्स पर दूसरे मनाजिर थे। लाउंज के अलावा गेट, लॉन, बैरूनी बरामदा जैसे चंद मकामात पर कैमरे नस्ब किए गए थे। मैं नहीं चाहती वो फारस के साथ खड़ा हो जाए, इसलिए जो करना है जल्दी करो। हाशिम संभाल लेगा, आप क्यों फिक्र करती हैं? वो मुस्तरब सा ये कहकर आगे आया और खावर की कुर्सी के साथ झुककर लैपटॉप को देखने लगा, जिस पे खावर टक टक काम कर रहा था। आज तुम सादी और फारिस के साथ ये प्रोसिक्यूटर के पास गए थे, क्या कहा उसने? उसे फारिस की बेगुनाही का यकीन है, क्योंकि फारिस के पास कत्ल की वजह नहीं है। तो तुम्हें हाशिम उसे कत्ल कराने से पहले वजह ढूंढ कर हाशिम पे ये सब प्लान करना चाहिए था ना? जवाहरात कुर्राई और तैश से बोली, मैं कारपोरेट लायर हूँ, किराए का कातिल नहीं, और मैंने कुछ प्लान भी नहीं किया था। आपको मालूम है ये एक गलती थी और मुझे इसको फिक्स करना है। रुक कर उसने गुस्से से माँ को देखते हुए 1-2 गहरी सांसें लीं। और ये सब इतने आराम से फिक्स नहीं होगा। सिर्फ फारस नहीं, खावर भी कत्ल की रात पार्टी में नहीं था। उसी पर दरवाज़ा रस्मी सी दस्तक के साथ खुला। हाशिम और जवाहरात करंट खाकर उस तरफ घूमे। खावर भी बेख्तियार सा कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। ओह, आई एम सॉरी, मैं अंकल ने बुलाया था तो। वो जरताशा थी। चौखट पर रुक कर वापस जाने लगी। आप लोग बिजी हैं? इट्स ओके, मैं बाद में आ जाऊंगी। कदरे तजब्बुब से मादरत करते हुए एक कदम पीछे हटाया। बारी बारी सबके चेहरे देखे जो सफ़ेद पड़ गए थे। नहीं, हम बस बात कर रहे थे। हाशिम ने थूक निगला। चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाता आगे आया, मगर उड़ी रंगत और आंखों में आती परेशानी दबा नहीं पा रहा था।
सॉरी, मैं ऐसे ही आ गई। वो ज़रा शर्मिंदा, ज़रा सोचती उलझती निगाहों से उनको देख रही थी। वो आपस में इतने उलझे हुए थे कि उसे आते स्क्रीन की फुटेज में नहीं देखा। उफ, कोई बात नहीं, हम एक ही खानदान हैं। जवाहिरात फीका सा मुस्कुराई। अपनी जगह से वो 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। कहीं इसने कुछ सुन तो नहीं लिया? अंकल फारिस के बारे में पूछ रहे थे, वारिद भाई के केस की पेशरफ वगैरह में। मैं यही आपसे पूछने आई थी, मुझे तो कुछ बताता ही नहीं है। कहते कहते उसने तिरछी नज़र खावर पर डाली, जो बिल्कुल दम साधे खड़ा था। साउंड प्रूफ दरवाजे को खोलते वक्त आखिरी फिक्रा कान में पड़ा था। सिर्फ फारस नहीं, खावर भी इस वक्त पार्टी में नहीं था। हाशिम खनकारा और गला साफ करता बाहर आया। नताशा भी चौकट से हटकर राहदारी में आ खड़ी हुई। हाशिम ने बात शुरू करने से कबल जरा एहतियात से उसे देखा। वो 24 बरस की खुश शक्ल, स्याह आंखों और स्टेप में कटे बालों वाली लड़की थी। इस वक्त अबरूज जरा उलझन से सकोड़ कर उसे देख रही थी। हम सबको पता है फारिस बेगुनाह है। उसकी गाड़ी से कुछ मिलने से कुछ साबित नहीं होता जरताशा। वो काफी संभल कर उसकी आंखों में देखकर कह रहा था। रही बात प्रोसिक्यूटर की, तो वो ख्वामख्वाह फारिस पर शक कर रही है और उसको बार बार सवाल जवाब के लिए अपने पास बुला रही है। प्रोसिक्यूटर जुमर, यू नो, सादी की फुप्पो, अभी दोपहर को भी फारिस वहीं था। दरताशा की उलझन मध्यम हुई। उसकी जगह नागवारी सी उभरी। वो फारिस पर शक कर रही हैं। उसने फारिस को कहा है वो उसे अपनी एलिबाई लड़की से मिलवाए। उसको फारिस की बेगुनाही का सबूत चाहिए। अब मालूम नहीं कितने दिन वो बेचारा इसके ऑफिस के चक्कर लगाता रहेगा, मगर जुमर को कौन समझाए। तो जब तक उसको यकीन नहीं आएगा वो फारिस को अपने पास बुलवाती रहेगी। वो तेजी से उसे देखती बोली, ओह कमान। हाशिम ने बेपरवाही से सर झटका। रोज के चंद घंटे इसके साथ गुजार लेने से उनके दरमियान कोई पुरानी बात शुरू तो नहीं हो जाएगी। भरोसा करो अपने शौहर पर। और हाशिम के अल्फाज ताश के पत्ते थे। आगे पीछे उलट पुलट करके इनको तरतीब दिया, मर्जी के मुताबिक सामने लाया, मर्जी के छुपा गया और मर्जी का मतलब निकाल लिया। जरताशा लब भींचे जब्त से वापस मुड़ गई। वो फौरन उसके पीछे आया। सुनो, तुम्हें भी फारिस पे शक है? बेशक वो पार्टी में उस वक्त नहीं था, मगर वो दोनों साथ साथ राहदारी में चल रहे थे जब हाशिम ने पत्ते फिर से सजाए, मगर वो तेजी से उसकी तरफ घूमी। सिर्फ फारिस क्यों? खाविर भी तो पार्टी में नहीं था। फिर पुलिस सिर्फ फारिस के पीछे क्यों आ रही है? उसने जो सुना था उगल दिया। मगर हाशिम तैयार था। वो बज़ाहिर हैरत से सर असबात में हिलाता हुआ उसे देखने लगा। वाकई अजीब बात है। मैं भी अभी मम्मी से यही कह रहा था कि खावर भी उस वक्त नहीं था और भी कुछ लोग नहीं थे, मगर और कौन? उसने उसी तेजी से बात काटी। यही हमारे कुछ दोस्त। मगर मेरी पार्टी कोई ऐसा पैमाना तो नहीं है कि जो इसमें नहीं होगा वही कातिल है, लिहाजा उसी पर शक किया जाए। यू नो व्हाट, ये फारिस पे शक प्रोसिक्यूटर की इस तफ्तीश, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। मुझे नहीं पता। वो उलझती हुई बाहर निकल गई। हाशिम खड़ा उसे जाता देखता रहा। वो वापस आया तो दम साधे कड़ी जवाहिरात तब तक नहीं बोली जब तक उसने दरवाज़ा बंद करके लॉक नहीं कर लिया। फिर गहरी सांस लेकर उन दोनों की तरफ घूमा। इसने कोई नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं सुनी। मेरे आसाब जवाब दे रहे हैं हाशिम, जवाहिरात चीख पड़ी। इस सब को ख़त्म करो। फारिस पे सब इल्ज़ाम साबित कराओ। उसे जेल भिजवाओ ताकि मैं सुकून की नींद सो सकूं। जानता हूँ, वो संजीदगी से कहता खावर के लैपटॉप तक आया और सवालिया नज़रों से उसे देखा। कहाँ तक पहुँचा काम? हो गया है सर। वो ताबेदारी से स्क्रीन पर उसे कुछ दिखाने लगा। जवाहिरात सामने खड़ी थी, फिक्रमंद उलझी हुई थी, उनको देखने लगी। तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? बाहर लॉन में जरताशा सीने पर बाजू लपेटे सर झुकाए किसी अजीब कश्मकश में चलती जा रही थी। दफतन आवाज पर वो रुकी, गर्दन घुमाकर देखा। लॉन के किनारे मसनूई आबशार थी। वो इस वक्त बंद थी और इसके स्टेप पर शेरीन बैठी थी। टाइट्स के साथ सुर्ख कप्तान नुमा शर्ट पहने वो चिंगम चबाती सर झुकाए मोबाइल पर बटन दबा रही थी। जरताशा ने लम्हा भर को सोचकर इसकी शर्ट, गर्दन की माला, कलाई का कड़ा और
ओह, ये लॉन्ग शूज़, ये किस किस ब्रांड के होंगे? मगर फिर उसने सर झटका और उस तरफ आई। शहरीन? शहरीन ने चौंक कर सर उठाया, फिर आंखें सुकेड़ कर उसे देखते चेहरे पे सामने को आई सुनहरी बाल पीछे हटाए। हेलो दरताशा, वो करोफट से मुस्कुराई। क्या तुम मुझे सोनी की बर्थडे पार्टी की वीडियो दे सकती हो? मुझे अपनी कजन्स को तुम्हारी साड़ी दिखानी है। एक्स्ट्रा कॉपी होगी ना तुम्हारे पास? श्योर, खावर ने बहुत सी सीडीज मुझे दी थी। मैं मेरी एंजिनोस के हाथ भिजवा देती हूँ। ताखाफुराना शाने उचकाए दरताशा नरमी से थैंक्स करके आगे बढ़ गई। चलने ही को है एक समूह में अभी, रक्स फरमा है रूह बर्बादी है। तुम एक तीर से कितने शिकार करना चाह रहे हो हाशिम? अगर कुछ गलत हो गया तो फिर से सुन लें प्लान। कुछ गलत नहीं होगा। हम दुमर पर फायरिंग करेंगे, गन फारस की इस्तेमाल होगी। होटल के जिस कमरे से गोली चलेगी वो भी उसी के नाम पर होगा। गन पे फारिस के फिंगरप्रिंट्स भी मिलेंगे। और अगर वो मर गई तो? जवाहिरात को हौल उठ रहे थे। इसको नहीं मारना हमने मम्मी, वो बज़ाहिर फारस से तफ्तीश कर रही है, उस पर शक कर रही है। ऐसे में दुमर का ये हमला एक मुजरिम को खुद को छुपाने का हरबा लगेगा। वो यही समझेगी कि गिरफ्तारी के खौफ से फारस ने ये सब किया है। और अगर उसने उसे फारस के खिलाफ साजिश समझा तो? हाशिम पहली दफा खुलकर मुस्कुराया और खावर को देखा। वो भी मुस्कुराया। जवाहिरात ने बारी बारी दोनों को देखा। क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? जमर कभी भी नहीं समझेगी कि ये फारिस के खिलाफ साजिश है। वो फारिस ही को कसूरवार समझेगी क्योंकि ये बात उसे फारिस खुद कहेगा। ओके, और फारिस उससे ये बात क्यों कहेगा? जवाहिरात अब उकताने लगी। वो इस तरह मम्मी कि हम फारिस की तरफ से जुमर को यही बात कहलवाएंगे। हरगिज़ नहीं हाशिम, जवाहिरात ने कोफत से सर झटका। जुमर को आज भी फारस की बेगुनाही का यकीन है और कल भी होगा। हम उसको फारस की तरफ से कॉल करेंगे। कहते हुए हाशिम ने खावर की तरफ इशारा किया। खावर ने लैपटॉप स्क्रीन जवाहिरात के सामने की। वो मुश्तबा नज़रों से उसे देखती करीब आई। क्या तुम दोनों वजाहत करना पसंद करोगे? खावर ने सर को अस्पात में हिलाया और स्क्रीन को देखते हुए मुद्दबाना अंदाज में समझाने लगा। मैंने इस सॉफ्टवेयर में फारस की तमाम रिकॉर्डिंग्स डाल दी हैं जो मेरे पास हैं। हम पिछले एक हफ्ते से उसका फ़ोन टैप कर रहे हैं। अब देखिए। वो चंद बटन दबाकर मजीद सफ़े खोलने लगा। जवाहिरात बदस्तूर मशकूक सी उसे देखे गई। मैं जो भी टाइप करूँगा वो फारिस की आवाज़ में उभर कर सामने आएगा। हम फारिस के फ़ोन से प्रोसिक्यूटर को कॉल करेंगे। वो हमारा कहा हुआ स्क्रिप्ट इसकी आवाज़ में पढ़ा जाएगा। वो यही समझेगी कि ये फारिस है और उस पर हमला करने से पहले इसके सामने एतराफ़ जुर्म करके अपने ज़मीर की आखिरी चुभन निकाल रहा है। इसको ख़त्म करके आखिरी सबूत भी मिटाना चाहता है। लेकिन चूंकि वो ज़िंदा बच जाएगी इसलिए वो इसी कॉल को फारिस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगी। ऑफ कोर्स समर के पास ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन इसको फारस के ये अल्फाज अपनी सारी ज़िंदगी याद रहेंगे। इसी बुनियाद पर वो उसे जेल भी भिजवाएगी और इसके खिलाफ सबसे बड़ी गवाह भी वो ही होगी। हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। जवाहिरात कदरे अचंभे से दोनों के चेहरे देखने लगी। लबदांत से काटते हुए वो काफ़ी मुतफक्कर नज़र आ रही थी। हाशिम, अगर कुछ गलत हो गया, अगर जुमर हमारी चाल में ना आई, अगर उसने इन सब को एक प्लान समझा तो फिर हमारी किस्मत का फैसला उसी के हाथ में होगा। मगर मैं अपने ख़ानदान के लिए अच्छी उम्मीद रखता हूँ। वो शाने उचकाकर स्पाट सा नज़र आने लगा। जवाहिरात ने बदिक्कत मुस्कुरा कर सर हिलाया, मगर वो अभी भी खुश नहीं थी। आंखों में शदीद इज़्तिराब था। फिर यकयक किसी ख्याल के तहत इसने चौंक कर हाशिम को देखा। एक बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आई। अगर फारिस ने वाकई वारिस का कत्ल किया है और वो जुमर के सामने अपनी काल में एतराफ़ जुर्म भी कर लेगा तो फिर वजह कत्ल क्या होगी? कम अज़ कम इस सारे प्लान में मुझे वजह कत्ल नज़र नहीं आ रही।
हाशिम के तासुरात कदरे सख्त हो गए। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और इनमें एक अजीब सा जज्बा हलकोरे लेने लगा। उसने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा जहां से अभी अभी जरताशा वापस गई थी, और फिर दोबारा माँ की तरफ रुख फेरा। जब वो बोला तो उसकी आवाज में जख्मीपन था। वजह कत्ल सामने है, मैं इसको इन सब में फिट कर लूंगा, भरोसा रखिए। हाशिम हर चीज संभाल सकता है। जवाहिरात बस इसको देख कर रह गई। उसने सोचा वो हाशिम से पूछे वजह कत्ल क्या बना रहा है, लेकिन फिर इससे पूछा नहीं गया। दिल पर पड़े बोझ बढ़ने लगे। वो बेदिली से उठकर वहां से आ गई। बाहर आई तो औरंगजेब लाउंज में बैठे थे। उनके सामने जवाहिरात ने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट वैसे ही सजा ली और बड़ी तमकीनत से आकर बड़े सोफे पर बैठ गई। टांग पर टांग रखी, बाजू सोफे के हत्थे पर जमाया और मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी। उनके तने तासुरात मजीद तन गए। कदरे मुदाफाना से जारहत से वो उसको देख कर बोले, हाशिम से कहो जल्द अज जल्द ये मामला ख़त्म करे। मैं इस वक्त इस तरह का कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता। जवाहिरात ने मुस्कुराकर इस बात में सर को खम दिया। कम अज कम इस मामले में वो दोनों मुत्तफिक थे। रस्ते दयारे दिल के भी कितने अजीब थे। सब राह रूह थे, कोई यहाँ रहनुमा न था। इनेक्सी के बाहर शाम गहरी हो रही थी। बालाई मंदिर के मास्टर बेडरूम में बेड के किनारे बैठी दरताशा के चेहरे पर सोचों का जाल था। वह हथेली पर थोड़ी गिराए उंगली पे सामने की लट लपेटती दूर किसी गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। कभी कभार वो गर्दन मोड़कर उस तरफ देखती, फिर दोबारा से खला में देखने लगती। उसका जहन मुनक़सिम था। हाशिम से की गई बातें, जुमर का जिक्र, फारिस की गैर मौजूदगी, सब कुछ उसे बहुत उलझा रहा था। अगर खावर का पार्टी में मौजूद ना होना इतना अहम नहीं था तो फिर हाशिम ने बतौर ख़ास इस बात का जिक्र क्यों किया? फिर इसको आता देखकर उनके चेहरे इतने फख्र क्यों हो गए थे? दरताशा के पास बहुत से सवाल थे, जवाब एक का भी नहीं था। दफतन फ़ोन की घंटी बजी। वो बेजारी से उठी, घूमकर साइड टेबल तक आई। फारिस का मोबाइल बज रहा था। ऊपर लिखा था मैडम जुमर। दरताशा के लब भिंच गए, आंखों में अजीब सी नागवारी उभरी। चंद लम्हे वो फोन को देखती रही, फिर झपट कर उठाया, जोर से बटन प्रेस करके कान से लगाया। जी फरमाइए। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जुमर यूसुफ बात कर रही हूँ। जुमर कहते हुए ज़रा सा झिझकी। मुझे फारिस से बात करनी है। मैं फारिस की बीवी बोल रही हूँ। आपको फारिस से क्या बात करनी है? दरताशा का लहजा खुश्क और सर्द था। जुमर लम्हे भर के लिए चुप हो गई। फिलहाल तो ठीक हूँ, लेकिन जिस तरह आप मेरे शौहर के साथ बिहेव कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि अगली दफ़ा हम इतनी ही खुशगवारी से बात कर सकेंगे। लाइन पर चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर जुमर की आवाज़ उभरी तो उसमें गहरा ताज्जुब था। सॉरी, मैं आपकी बात समझी नहीं। हालांकि आपको समझना चाहिए था कि मेरा शौहर बेगुनाह है। फिर भी जिस तरह आप मेरे शौहर को बार बार मुजरिम साबित करने पर तुली हैं, इन सब से मुझे यही लगता है कि आप इससे कोई पुराना बदला उतार रही हैं। आखिर मेरे शौहर ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो बामुश्किल गुस्सा जब्त किए जा रही थी। इतने दिनों का अंदर उबलता लावा किसी न किसी तरह फटना तो था ही। दूसरी तरफ जुमर अचंभे और हैरत से फोन को देख कर रह गई। फिर इसके तासुरात भी सख्त हो गए और आवाज़ सपाट। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ फारिस और सादी की मदद करना चाहती हूँ। बहरहाल जब फारिस मुझसे बात करने के लिए फारिग हो जाएं तो उन्हें बता दीजिएगा उन्होंने कल मुझे अपनी एलिबाई से मिलवाना है। और हाँ, उनसे कहिएगा अगली कॉल वो खुद ही मुझे करेंगे, क्योंकि मेरे पास फिलहाल करने को और बहुत से काम पड़े हैं। खट से फ़ोन बंद हो गया। दरताशा तेज से फ़ोन को देख कर रह गई, फिर ज़ोर से वापस फेंका। बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो वो चौंक कर मुड़ी। फारिस बाहर निकल रहा था। तौलिए से गीले बाल रगड़ता। इसकी आंखें और चेहरे पर शदीद इज़्तिराब था। यकीनन उसने ये गुफ्तगू नहीं सुनी थी। वो करीब आया
تو زرتاشا نے بمشکل چہرے کے تاثرات نارمل کیے، ہلکا سا مسکرائی۔ میڈم پروسیکیوٹر کا فون آیا تھا، وہ چاہتی ہیں آپ انہیں کال بیک کر لیں۔ فارس نے ذرا سا چونک کر اسے دیکھا، آنکھیں سکیڑ کر اس کے تاثرات پر غور کیا۔ اور کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ خاص نہیں۔ وہ گھوم کر بیڈ کی دوسری طرف چلی گئی اور برش اٹھا کر بالوں میں اوپر سے نیچے پھیرنے لگی۔ البتہ چہرے پہ ہلکی سی گھبراہٹ تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فارس جیسے آدمی کو دھوکہ دینا کم از کم زرتاشا کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ رخ پھیر کر بیٹھی آئینے میں اس کو دیکھتی رہی۔ فارس اب فون ملا کر اسے کان سے لگا رہا تھا، پھر پلٹ کر وہ کمرے سے ملحقہ بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ زرتاشا کی سماعتیں وہیں لگی تھیں، بالوں میں ہیئر برش پھیرتا ہاتھ رک گیا تھا۔ جی السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ کا فون آیا تھا؟ اسے فارس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہیئر برش رکھ کر دبے قدموں اٹھی اور چوکھٹ میں جا کھڑی ہوئی۔ فارس کی اس کی طرف پشت تھی، سامنے لان نظر آتا تھا اور اس کے پار ہاشم کے کمرے کی بالکونی۔ ہاشم کا کمرہ ہمیشہ ہی اونچائی پہ ہوتا تھا اور ان کا کمرہ نشیب میں۔ یہ فرق زرتاشا کو آج پہلے سے زیادہ محسوس ہوا تھا۔ جی شیور میم، میں کل آپ کو اس سے ملوا دوں گا، ٹائم اور جگہ میں آپ کو ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ اوکے۔ فارس شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر دوسری طرف سے غالباً خشک لہجے میں بات کاٹ دی گئی تھی۔ تبھی وہ خاموش ہو گیا اور فون بند کر دیا۔ جب وہ پلٹا تو زرتاشا کو وہی کھڑے پایا۔ کیا کہہ رہی تھیں؟ اس نے بظاہر انجان سا بن کر پوچھا۔ دل البتہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فارس فون بند کرتا آگے آیا، ذرا سے کاندھے اچکائے، خود بھی کچھ الجھا ہوا سا تھا۔ کل مجھے انہیں اپنی ایلی بائی سے ملوانا ہے، اس کا بتا رہا تھا۔ پھر خاموش ہو گیا، جیسے اسے بھی زمر کے خشک جواب پہ پہلے سے زیادہ حیرت ہوئی تھی، یا پھر شاید اسے برا لگا تھا۔ کیا واقعی زمر اس کو مجرم سمجھ رہی تھی؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈی اے آپ کو مجرم سمجھتی ہے؟ زرتاشا ذرا کی ذرا احتیاط سے اس کا چہرہ دیکھتی قریب آئی۔ وہ جو بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا تھا، چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر چہرے کے تاثرات ذرا نرم پڑے۔ آخر اس کی بیوی تھی، اس کی سوچ پڑ سکتی تھی۔ اس نے مبہم سا سر اس بات میں ہلایا، شاید۔ زرتاشا کو ذرا تقویت ملی، گردن اٹھا کر پہلے سے زیادہ اعتماد سے وہ قریب آئی، اس کے کاندھے پہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔ زمر جو بھی کہے، میں جانتی ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، اور میں جانتی ہوں آپ مجرم نہیں ہیں۔ یقیناً کوئی اس میں آپ کو پھنسا رہا ہے۔ فارس کے تاثرات کی نرمی بڑھتی گئی۔ اس نے ہلکا سا سر کو خم دیا، ایسی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی جس میں سوگواریت بھی تھی اور زخمی پن بھی۔ تھینک یو زرتاشا، تمہاری سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ وہ بھی جواباً مسکرا دی، البتہ وہ پہلے سے زیادہ مضطرب تھی۔ اس کو کیا چیز تنگ کر رہی تھی؟ ہاشم کا ایک بے معنی بے سبب سا جملہ، کیا بس یہی زرتاشا کو تنگ کر رہا تھا؟ اس نے سر جھٹکنا چاہا، مگر سوچوں کو جھٹکنا اتنا آسان نہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں میری انجلوں کے ہاتھ بھجوائی گئی ویڈیو سی ڈی رکھی تھی۔ چونکہ شہرین نے بھجوائی تھی، اس لیے خاور کو پتہ نہیں چل سکا، اور نہ ہی ہاشم کو۔ اس نے سوچا وہ کل اسے دیکھے گی۔ ہاں کل۔ لمحوں سے اب معاملہ کیا ہو، دل پہ اب کچھ گزر رہا بھی نہیں۔ جس وقت زمر نے فارس کو فون بند کیا، وہ گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بیزاری اور قدرے ناگواری تھی۔ موبائل پرس میں رکھتے ہوئے منہ میں کچھ بڑبڑائی، جیسے وہ اس سارے کھڑاک سے تنگ آ رہی تھی، مگر شادی صرف شادی کے لیے۔ اسے یہ سب کچھ عرصہ برداشت کرنا تھا، پتہ نہیں شادی کے بعد کیا ہوگا۔ اف۔ مین ڈور کھول کر وہ راہداری میں آئی، پھر ڈرائنگ روم کے قریب سے گزرتی وہ ٹھہری۔ جالی دار پردے کے پار مہمانوں کی باتیں اور چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ ذرا اوٹ میں ہو کر اس نے دیکھا، یہاں سے صرف سامنے صوفے پر بیٹھا حماد دکھائی دے رہا تھا، خوش شکل سا نوجوان جس کی آنکھوں پہ گلاسز تھے، مگر اس وقت وہ قدرے غیر مطمئن سا صورتحال میں بیٹھا دکھائی دیتا تھا۔ باقی اس کی والدہ کا چہرہ تو یہاں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر ان کی آواز
वो बहरहाल सुन सकती थीं। वो बड़े अब्बा से कह रही थीं, हमें बाखूबी एहसास है आपके ख़ानदान की बहुत करीबी वफात हुई है, लेकिन आप भी ख्याल कीजिए हमारे कार्ड्स बढ़ चुके हैं, हमारे सामने सारे मेहमान आ चुके हैं। कितने ही लोगों ने बाहर से आना था, वो छुट्टी लेकर आए हैं, वो इससे ज़्यादा ठहर भी नहीं सकते, हम बहुत मजबूर हैं। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी सारी बात। मैं आपको शादी आगे करने का भी नहीं कह रहा हूँ, शादी उसी दिन होगी जो कार्ड पर लिखा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हम इस शादी को कदरे सादगी से भी तो कर सकते हैं ना, बजाय धूमधाम के। हमारा एक ही बेटा है, हमें कोई हक नहीं कि हम अपने तमाम अरमान इस पर पूरे कर सके। आप जानते हैं वो 3 बहनों का इकलौता भाई है, इसमें सबकी खुशी शामिल है। वो सब ठीक है, आप वलीमे पर अपने तमाम अरमान पूरे कर लीजिएगा, लेकिन सिर्फ अपनी तरफ के फंक्शंस हम सादगी से सर अंजाम देना चाहते हैं। ये डेथ हमारे ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा धचका थी। मैं नहीं चाहता किसी भी अमल से मेरी बहू और पोते अपसेट हों। बड़े अब्बा बहुत मतानत और बारोब लहजे में उनको अपना मुद्दा समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई लाहासिल सी बहस थी जो जुमर को मज़ीद बेजार कर रही थी। दफतन बेहद तकलीफ में बैठे हम्माद की नज़र उस पर पड़ी तो वो बदिक्कत मुस्कुराया। जुमर भी इतनी ही दिक्कत से मुस्कुराई, सर को खम दिया और पलट कर अंदर चली गई। हम्माद से बस उसका इतना ही ताल्लुक़ था। बज़ाहिर पसंदीदगी की बात तो अपने जैसी बहुत सी लड़कियों की तरह मंगनी, निकाह, शादी जैसे लाइसेंस के बाद भी उनको पसंदीदगी का इख्तियार नहीं मिलता। अच्छा था वो इसको पसंद भी था और शादी के हवाले से उम्मीदें भी बहुत थीं, लेकिन वारिस गादी कत्ल ये एक वाक़या जो हर चीज़ बदल रहा था। कमरे में आकर उसने मोबाइल खोला तो फारिस की अभी अभी अटेंड की हुई कॉल का रिकॉर्ड देखा। नताशा की बातें जहन में दोबारा से गूंजी, चेहरे पे आई हुई तलखी मज़ीद बढ़ गई। बेदिली से उसने फ़ोन परे रख दिया। तभी वो दोबारा से बजा। दुमन ने कॉल उठाई, ये ऑफिस से थी। अच्छा, ठीक है, समझ गई। जैसे मुझे मालूम है वारिस गाजी का बॉस इस तरह अपनी क्लासिफाइड फाइल्स नहीं देगा। कल पेशी की तैयारी करो, हम कोर्ट से ऑर्डर लेंगे उनकी फाइल्स को खुलवाने के लिए। आखिर हमने उनको भी तो शामिल तफ्तीश करना है ना। अगर फारिस गाजी ठीक कह रहा है कि इस मर्डर का ताल्लुक उस केस से है जिसकी तफ्तीश मकतूल कर रहा था, तो हमें कोर्ट से ऑर्डर लाजमी लेना चाहिए। समझ गए? ओके। फ़ोन बंद करके दुमन ने पहले से ज़्यादा बेदिली से उसे बेड पर फेंका और कनपटी दोनों उंगलियों से मसलती सर हाथों में गिराकर वहीं बैठी रही। ये और बात के बाजी उसी के हाथ रही, वगरना फर्क तो ले दे के एक चाल का था। वो सुबह पहले से ज़्यादा तापुनज़दा थी। हब्स, घुटन और फिजा में छाई अजीब सी सरांठ, ऐसे जैसे दूर कहीं ज़हरे ज़मीन कोई चीज़ जल रही हो, भुन रही हो, कोई नादीदा शय। ऑफिस से निकलते हुए जुमन ने कार की तरफ जाते हुए मोबाइल देखा। फारिस ने सुबह उसे होटल का नाम SMS कर दिया था, साथ ही कॉल करके ताकीद भी कर दी थी ये वो जगह है जहां उसे फारिस की एलिबाई से मिलना था। वक्त करीब था। दोबारा से होटल का नाम ज़हन नशीन करने के लिए उसने मैसेज खोला ही था कि मोबाइल बजा। फारिस का नंबर आ रहा था। उसने कार का दरवाज़ा खोलते हुए फ़ोन कौन से लगाया। मैं यहाँ से निकलने वाली, चेंज ऑफ प्लान। होटल नहीं, उसके सामने रेस्टोरेंट है, वहाँ आ जाइए। जुमर, मैं तफसीलात SMS कर रहा हूँ। और फ़ोन बंद। दुमर के उम्रू ताज्जुब में भिजे। वो फारस ही था, मगर उसका अंदाज कुछ अजीब सा था, मुख्तलिफ सा। बाजी उसी के हाथ रही, वगरना फ़र्क तो ले दे के एक चाल का था। वो सुबह पहले से ज़्यादा तापुनज़दा थी। हब्स, घुटन और फिजा में छाई अजीब सी सरांठ, ऐसे जैसे दूर कहीं ज़ेरे ज़मीन कोई चीज़ जल रही हो, भुन रही हो, कोई नादीदा शय।
ऑफिस से निकलते हुए जुमर ने कार की तरफ जाते हुए मोबाइल फ़ोन देखा। फारस ने सुबह उसे होटल का नाम SMS कर दिया था, साथ ही कॉल करके ताकीद भी कर दी थी। ये वो जगह थी जहां उसे फारस की एलिबाई से मिलना था। वक्त करीब था। दोबारा से होटल का नाम दहनशीन करने के लिए उसने मैसेज खोला ही था कि मोबाइल बजा। फारस का नंबर आ रहा था। उसने कार का दरवाज़ा खोलते हुए फ़ोन कान से लगाया। मैं फारस, आवाज़ जो फ़ोन से निकली उसने कहा। चेंज ऑफ प्लान, होटल नहीं, उसके सामने रेस्टोरेंट है, वहाँ आ जाइए जुमर। मैं तफसीलात SMS कर रहा हूँ। और फ़ोन बंद। जुमर के अब्रू ताजुब में भिजे। वो फारस ही था, मगर उसके अंदाज कुछ अजीब सा था, मुख्तलिफ सा। ऐसा नहीं था कि उसने कभी इस तरह से दो टोक बात नहीं की थी, मगर ऐसा भी नहीं था कि जुमर की बात सुने बगैर फ़ोन काट दिया हो। उसे कुछ नागवार गुजरा। शायद कल इसके खुश्क और मुख्तसराना गुफ्तगू की वजह से उसने भी इसी तरह बात की है। खैर, सर झटक कर उसने कार स्टार्ट की और मिरर में अपना चेहरा देखा। पूरी आंखों में संजीदगी थी और नाक की लौंग चमक रही थी। घुंघराले बाल जूड़े में बंधे थे और वो हर रोज़ की तरह आज भी ताज़ा दम नज़र आ रही थी। हाशिम अपने ऑफिस में पावर चेयर पर टेक लगाए बैठा था। कोट कुर्सी की पुष्ट पर फैला था। कफ मोड़ रखे थे, बिल्कुल थके थके, खून से निचले चेहरे के साथ। मेज़ पर खुले लैपटॉप को देख रहा था। खावर से राब्ता मुसलसल जुड़ा था। वो फारस और जुमर की कार सुन सकता था। आंखों में अलबत्ता नाखुशी थी, और जब कॉल ख़त्म हुई तो वो आगे को झुका और माइक में बोला। ये फारस का लहजा बिल्कुल नहीं था। वो पहचान जाएगी। सर, ये करीब तरीन है, इससे ज़्यादा मुशाबहत मुमकिन नहीं। हम आवाज़ कॉपी कर सकते हैं, लहजा नहीं। आप जानते हैं, हर आवाज़ का एक मखसूस वॉइस प्रिंट होता है, इसीलिए मैं इन रिकॉर्डिंग्स को दो टोक रख रहा हूँ ताकि वो लहजे पे गौर ना कर सके। वो अपना काम का माहिर था, मगर हाशिम बेहद चिड़चिड़ा हो रहा था। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें अपने हाथों से शूट करूँगा खावर। वो सख्त बदमिज़ा और मुस्तरब होकर मुट्ठियाँ भींचता वापस पीछे हुआ। उसकी आंखों में अजीब कर्ब था, गुस्सा था, गिल्ट था। हाशिम के पास इस वक्त हर चीज़ थी सिवाय सुकून के। होटल के कमरे में खावर खिड़की के पास बैठा था। पर्दा हटा था, गन स्टैंड पर खड़ी थी। उसने बारीक दस्ताने पहन रखे थे, जिनकी उंगलियों के पोरों की जगह पे बारीक प्लास्टिक चिपका था। इस प्लास्टिक पे फारिस के फिंगरप्रिंट थे। वो जहाँ जहाँ हाथ लगाता वहाँ फारिस के निशान लगते जाते, जो बाद में पुलिस तलाश कर लेती। बहुत एहतियात से वो गन को स्टैंड से फिक्स कर रहा था, इतनी एहतियात से कि इस पे मौजूद फारिस के असल फिंगरप्रिंट्स खराब ना हों। ये गन उसने फारिस के घर की बेसमेंट से उठाई थी। गन सेट करके उसने नॉल में देखा, निशाना बांधा। दूर नीचे से बने रेस्टोरेंट की शीशे की दीवार सामने थी। वहाँ पे कॉर्नर पे एक टेबल देखा। हर चीज़ प्लान के मुताबिक जा रही थी। वो मुड़ा, लैपटॉप पे चंद कीज दबाई और कॉल जाने लगी। जरताशा इनेक्सी के बरामदे में कुर्सी पर बैठी उदासी से सामने खड़े बुलंद बाला महल के अक़ब को देख रही थी। वहीं पे हाशिम की बालकनी थी और नीचे शहरीन अपनी 2 साला बेटी सोनिया की उंगली पकड़े इससे बातें करती किसी बात पर हल्का सा हंसती घास पर चल रही थी। शहरीन ने टाइट्स पे ढीली थी डिज़ाइनर शर्ट पहन रखी थी, जिसके एक कंधे से आस्तीन नीचे तक लटकती थी। गर्दन में पत्थरों की लंबी सी माला थी। सब ब्रांडेड था और वो जानती थी ये सब कितना कीमती होगा। फारस की 3 महीने की तनख्वाह से भी कई गुना ज़्यादा। मगर नहीं, वो चाहता तो बहुत कुछ अफोर्ड कर सकता था। मगर वो ब्लैक में खरीदी गई 7-8 लाख की गन खरीद सकता है, तो उसको पार्टी के लिए 2 लाख की साड़ी भी दिलवा सकता था। मगर नहीं। जरताशा यास से देखती रही। दफतन दूर खड़ी शहरीन ने उसे देखा। सूरज की रोशनी के बाइस माथे पर हाथ का छज्जा बनाकर आंखें सुकेड़ कर देखा, फिर हाथ हिलाया, मुस्कुराकर तखाफुर से तम से जरताशा को फीका सा मुस्कुराया कर देखा। शहरीन आगे बढ़ गई।
वो ऊंचाई पे थी, यहाँ से ढलान आ जाती थी। नताशा ऊपर देखती रही, वो ऊपर देखने की आदी थी। फिर वो बेदिली से उठी, सामने रखा लैपटॉप और वीडियो सीडी उठाकर अंदर ले आई। सारी वीडियोस वो देख चुकी थी। खावर, जो अमूमन हाशिम के आगे पीछे कहीं ना कहीं नजर आ जाता था, इधर दरमियान में एक लंबे दौरानिए के लिए गायब था। मगर गायब तो फारिस भी था। इससे कुछ साबित नहीं होता। और खावर को ज़्यादा देख भी नहीं रही थी। जिस मंदिर में जुमर होती, कम से कम उसमें वो किसी और को नहीं देख पाती थी। तब भी मोबाइल बजा। उसने देखा, गैर शनासा नंबर। बुरे दिल से उठाया। जी, मैं एक रेस्टोरेंट का एड्रेस SMS कर रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त आपके शौहर डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर दुमर साहिबा के साथ लंच कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो खुद आकर देख लें। वो आवाज़ गैर शनासा थी। फ़ोन बंद हो गया। हैं करती ही रह गई नताशा। पहले तो कुछ समझ में न आया, फिर समझ में आने पर तेजी से उठी। चेहरे पर शदीद किस्म का तैश, गुस्सा और उलझन से बिखर गई। फारस ने इससे मिलना ही था, ये तो वो जानती थी, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में लंच, ये दो अल्फाज इसको बुरी तरह खुप गए। और वो नताशा थी, उसे हकीकत जाननी थी। इसको अपने दिल में मौजूद शक के कीड़े को निकालने के लिए कुछ तो करना था। उसने मोबाइल उठाया और फारस को कॉल मिलाई। 1 घंटी बजी, फिर दूसरी। उसने फ़ोन उठाया। हाँ नताशा, बोलो, आप किधर हैं? कदरे हिचकिचाहट से उसने पूछा। साथ में उसे खुद पर अफसोस होने लगा। वो कैसे किसी अजनबी की कॉल पर एतबार कर सकती थी। मैं काम से बाहर आया हुआ हूँ। कोई काम है क्या? नहीं, बस मैं आपका पता करना चाह रही थी। आज आपने प्रोसिक्यूटर से मिलना था ना, और उस लड़की को भी मिलवाना था। वो सब हो गया खैर से? हाँ, मगर मैडम अभी तक नहीं आई। मैं और हुनैन अलीशा के कमरे में उनका इंतज़ार कर रहे हैं, होटल में। यानी कि इसकी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि फारिस ने बाय कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो एकदम क्लस कर रह गई। फिर मोबाइल रखकर एक तने नए इरादे से उठी। होटल के कमरे में खावर तैयार बैठा था। उसकी नज़रें घड़ी की सुइयों पे थीं। अपने टारगेट के इंतज़ार में वो लम्हे गिन रहा था। लैपटॉप पे हाशिम से राब्ता फ़िलहाल खामोश था। ये नहीं था कि हाशिम दूसरी तरफ मौजूद नहीं था। हाशिम बस चुप था, बिल्कुल चुप। वो दोनों मुंतज़िर थे किसी की ज़िंदगी की तहरीर लिखने के लिए। खावर के होटल के कमरे से मुल्हक कमरे में अलीशा कदर मुस्तरब से कुर्सी पे बैठी थी। वो वक्फे वक्फे से सामने खामोश बैठी हुनैन और मुकाबिल मुस्तरब से टहलते फारस को देखती। इसके अपने चेहरे पर भी तफक्कुर छाया था। मैं अदालत नहीं जाऊंगी, मैं खुद को किसी खतरे में नहीं डालूंगी। उसने उंगलियां मरोड़ते हुए बात का आगाज किया। फारस ने रुक कर जैसे बहुत ज़ब्त से उसे देखा। कम अज़ कम अभी के लिए तुम्हें प्रोसिक्यूटर के सामने मेरी एलिबाई मजबूत करनी है, क्योंकि ये सच है, मैं कत्ल के वक्त इधर ही था, लेकिन मैं अदालत नहीं जाऊंगी। वो बात की बात है। मगर अलीशा बेचैन हो रही थी। हुनैन भी तो थी उस रात हमारे साथ। क्या सिर्फ हुनैन की गवाही नहीं हो सकती? उसे कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही थी। मैं 16 साल की लड़की हूँ, इनकी रिश्तेदार हूँ, मैं क्रेडिबल नहीं हूँ। हुनैन ने पहली दफ़ा गुफ्तगू में मुदाखलत की, और वो भी काफ़ी एतमाद से। फारस और अलीशा दोनों ने उसे देखा। हुनैन ने शाने उचकाए। एली मैकबेल, द गोल्ड वाइफ, बोस्टन लीगल वगैरह देखकर इतना तो पता चल ही जाता है। वो सब ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी क्या? मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। कहीं तुम्हें किसी मसले में नहीं पड़ जाऊंगी? बताइए ना। अलीशा अब भी हिचकिचा रही थी, क्योंकि अगर मैं किसी मसले में पड़ी तो मैं आपको अभी से बता रही हूँ, मैं इन सब से बाहर निकल जाऊंगी। कम अज़ कम आज के लिए तुम इन सब से कहीं नहीं निकल रही हो। फारिस ने काफ़ी सख्ती से उसका चेहरा देख कर कहा। जहाँ एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। फिर गहरी सांस ली, सोफे पर मौजूद आकर बैठ गया और समझाने वाले 2 टोक अंदाज में बोला। ये नेट जियो वाली कहानी प्रोसिक्यूटर को मत सुनाना। तुम बस एक टूरिस्ट के तौर पे यहाँ आई हो अपनी दोस्त से मिलने। बात खत्म, समझ आई? अलीशा के चेहरे पर नदामत फैल गई, मगर इसने सर हिलाया। ओके,
فارس بے چینی سے اٹھ کر آگے پیچھے ٹہلنے لگا، پھر گھڑی دیکھی۔ حنین نے اس کی کیفیت دیکھ کر کہا، آپ پھپھو کو کال کر لیں۔ فارس نے سر ہلا کر فون ملایا۔ گھنٹی جانے لگی۔ ملحقہ کمرے میں موجود خاور کے لیپ ٹاپ پہ سگنل آنے لگے۔ فارس کے نمبر سے کال جا رہی تھی۔ اس نے چند کیز دبائیں، کال کا راستہ کاٹا اور فارس کو فون بند ہونے کا پیغام ملنے لگا۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل جیب میں ڈال لیا۔ یقیناً وہ آ رہی ہوں گی۔ حنین نے خاموشی سے سر کو خم دیا اور اس کارروائی میں فارس کا ساتھ ضرور دے رہی تھی، البتہ وہ خوش نہیں تھی۔ اسے زمر کا فارس کے اوپر شک کرنا، علیشہ کا اس سارے معاملے میں گھسیٹے جانا، سعدی کی بے چینی، ہر چیز ناخوش کر رہی تھی۔ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر زمر صرف اس کی بات کا اعتبار کر لیتی، مگر اس نے صاف بے رخی سے کہہ دیا کہ وہ اس کیس میں کسی کی رشتہ دار نہیں ہے۔ حنین نے یہ سب کچھ یاد کر کے ناگواری سے سر جھٹکا۔ آنکھیں ابھی تک سرخ متورم تھیں۔ پہلے وارث ماموں کا غم اور اس کے بعد شروع ہونے والا یہ عجیب سا پولیس کچہری کا قانون کا چکر۔